तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल का, मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल का। एंड उसके बाद हम लोग जो है उसको जो है स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट में ले जाएंगे, जैसे कि बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइनोमियल, एंड देन उसके बाद हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। क्लियर? कॉसी का जो है स्केल एंड ओरिजिन चेंज करने से पैरामीटर चेंज कैसे होता है। ओके, चलो देख लेते हैं। अगर मेरा x फॉलो कर रहा है cos c a कॉमा b, क्लियर। तो एक तो जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है, यानी पीडीएफ पता है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, जैकोबियन मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पता है तो वो इजी रहता है कैलकुलेट करना। क्लियर? पैरामीटर को चेंज करना कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से इजी रहता है एज कंपेयर टू पीडीएफ को ट्रांसफॉर्म करना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है बताओ, किसी को आइडिया है क्या? बोलो। e की पावर क्या होता है? बोलो, क्या होता है? कोई बताएगा? हम्म देखो, जो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एमजीएफ पता होने चाहिए। क्या होता है? अगर हमारा ए जो है लोकेशन पैरामीटर है और बी स्केल पैरामीटर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन पाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा अगर पीडीएफ है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा? बोलो, क्या होगा? जल्दी बताओ। याद है? टी की पावर आई ए टी प्लस मॉड बी टी माइनस का बी मॉड टी। तो ये वाला आंसर सही है, माइनस का बी मॉड टी। क्लियर है क्या? बोलो, क्या ये बात सही है? मॉड बी टी नहीं होता, माइनस का बी मॉड टी होता है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं क्या, अगर x का रैंडम वेरिएबल को मैं चेंज कर रहा हूं, किस तरीके से चेंज कर रहा हूं? मान लो जो है कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? मैंने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अगर मैं इसका mgf देखना चाहता हूं, mx का, तो क्या हो जाएगा बताओ? सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखना चाहता हूँ, mgf तो एग्जिस्ट नहीं करता है। एम एक्स एट पॉइंट एम टी हो जाएगा। एंड अगर जब इसको मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर आई टी की जगह एम टी आएगा, तो ए एम टी हो जाएगा, माइनस का बी वैसे ही रहेगा, टी की जगह एम टी आएगा। क्लियर है क्या? बोलो। यानी e की पावर क्या हो जाएगा, आई ए एम टी माइनस का बी मॉड एम टी। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोल सकते हो। यानी कि mx का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर n m पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है तो कुछ ए एम कॉमा बी एम हो जाएगा। अगर m निगेटिव क्वांटिटी तो यहाँ पे निगेटिव को पॉजिटिव लेके बनाना पड़ेगा। क्लियर? यानी बी मॉड m हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? अब बात आती, कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? फाइव एक्स प्लस एम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर आई एम टी बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स एट पॉइंट टी। यानी ये जो फर्क डालेगा वो फर्स्ट पैरामीटर में फर्क डालेगा। यानी कि e की पावर क्या हो जाएगा, आई टी अगर मैं बाहर लूं तो m प्लस ए हो जाएगा, और माइनस बी मॉड टी वैसे ही रहेगा। क्लियर? यानी अगर लोकेशन को चेंज कर रहा हूं तो फर्स्ट पैरामीटर में फर्क पड़ेगा, और वही फर्क पड़ेगा जो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों पैरामीटर में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट पैरामीटर में डायरेक्ट, दूसरे पैरामीटर में मॉडुलस के साथ।
समझ पा रहे हो क्या? यही रीजन है कि जो है, अब जरा एक चीज और, इस कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अगर मैं x प्लस एम का अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखना चाहता हूं तो e की पावर आई टी एक्स प्लस एम, बोलो, यानी e की पावर क्या हो जाएगा? e की पावर आई टी एक्स प्लस का आई टी एम। अब ये आई टी एम कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, आई टी एम कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आई टी एक्स हो जाएगा, और यानी कि e की पावर आई टी एम वैसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 5x एट पॉइंट टी। अब मैंने क्या बोला? e की पावर आई टी एम वैसे ही रहने दो, और 5xt की वैल्यू उठा के रख दो। 5xt की वैल्यू क्या है? e की पावर आई ए टी, और क्या है? माइनस का b mod t। क्लियर? अब दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो हमने देखा कि ये जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, e की पावर आई टी बाहर आ गया, m प्लस ए, और क्या हो गया? माइनस b mod t। क्लियर? यानी इसका जो पैरामीटर है, लोकेशन पैरामीटर, जो अगर चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉसी a प्लस एम कॉमा बी। समझ में आया क्या? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। अगर मैं जो है स्केल में चेंज कर रहा था, स्केल में चेंज करने से जो है क्या फर्क पड़ रहा था बताओ? दोनों पैरामीटर में मल्टीप्लाई हो रहा था, एक में डायरेक्ट, दूसरे में मॉडुलस होके। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास बात और ये होती है कि अगर x कॉसी है तो इसका रेसिप्रोकल लूं तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? कॉसी रहता है। बस पैरामीटर चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा? a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? क्या ये सही है, या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है? हाँ, ये सही है या अंडर रूट के साथ आता है? बोलो। पैरामीटर क्या आता है? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या जो है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? हाँ, ये सही है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि xi अगर कॉसी 0,1 से आ रहा है तो इसका मतलब क्या? अगर मैं x बार का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो x बार का मतलब क्या? 1 अपॉन एन समीशन ऑफ xi। तो इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कॉसी 0,1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि समीशन ऑफ xi का डिस्ट्रीब्यूशन कॉसी 0,n हो जाएगा, और n 1 अपॉन एन से डिवाइड करेंगे तो n n कैंसिल आउट होकर 0,1 दे देगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? अगर हमारा दो कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन है, x1 फॉलो कर रहा है कॉसी a1 कॉमा b1, और x2 फॉलो कर रहा है कॉसी a2 कॉमा b2, इसका जो सम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? कॉसी a1 प्लस a2 कॉमा b1 प्लस b2। समझ में आया क्या? क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो क्लियर हो गया आद्या? और कोई डाउट है? ठीक है, तो आज हम लोग जो है करने वाले थे क्या? ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल एंड जो है उसका सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है। हमने वन वेरिएबल में क्या देखा था कि जो रैंडम वेरिएबल है उसको चेक करने का मेथड क्या था। अब बाई वेरिएट वगैरह में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्लियर? नॉर्मल का बाद में देंगे, पहले आज जो है बाई वेरिएट कर रहे हैं तो पहले उसको कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल उठाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, एक क्लास जो है स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट पे, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी रखेंगे। ठीक है, उसमें पूरा जो है कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या बोला? वन वेरिएबल का जो सीडीएफ था वो हमने देखा था कि सीडीएफ क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। ये जो फंक्शन था ये हमारा वन वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। और इसकी प्रॉपर्टीज थी क्या? प्रॉपर्टीज थी माइनस इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पे 1, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन था, राइट कंटिन्यूअस था। ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था। क्लियर? तो अगर मैं इसको जो है
ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के CDF में ले जाऊं, मान लो दो वेरिएबल है x, y, अगर इसका मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए f ऑफ x, y, तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू y। समझ पा रहे हो क्या? इसको हम लोग बोलेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल x, y। क्लियर? अब जो प्रॉपर्टी वन वेरिएबल में थी वो प्रॉपर्टी यहां भी होगी। क्लियर? बस यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें ऐड होंगी, जैसे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, f ऑफ इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी रखूंगा तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। f ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा y इक्वल टू f ऑफ x कॉमा माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू f ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। यानी अगर कोई एक भी माइनस इन्फिनिटी हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? और अगर मैं बात करूं क्या, बोलो, अगर किसी एक को इन्फिनिटी टेंड करा दूं, मान लो इन्फिनिटी कॉमा वाई निकालना चाहता हूं, तो ये हमको क्या दे देगा, एफ ऑफ वाई, यानी मार्जिनल CDF दे देगा। और अगर एफ ऑफ एक्स का मैं इन्फिनिटी निकालना हो तो ये मार्जिनल CDF ऑफ एक्स दे देगा। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रहा है। ठीक है, और क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल का देखना डिफिकल्ट है, तो एक काम करो, x को फिक्स कर दो। क्लियर? x को फिक्स कर दो, और हम लोग जो है क्या ले रहे हैं, मान लो y लेस देन y2 है। क्लियर? y को इन्फिनिटी किया है तो एफ एक्स ही तो लिखा है, एफ ऑफ एक्स का मैं इन्फिनिटी एफ एक्स, और एफ ऑफ इन्फिनिटी का मैं वाई एफ ऑफ वाई लिखा तो है, क्या दिक्कत है? हम्म, क्या दिक्कत है? सही तो लिखा है। हमने बोला x को फिक्स रखना है, y1 लेस देन y2 है, तो इस केस में क्या होगा, f ऑफ x y1 इज लेस देन f ऑफ x y2। क्लियर? अब ऐसा अगर मैं y को फिक्स करूं और हमारा क्या है, x1 लेस देन x2 है मान लो, तो इस केस में हमारा क्या होगा, f ऑफ x1 y लेस देन f ऑफ x2 y। क्लियर? अब बात आती है क्या, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा वन वेरिएबल में अगर हमको इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको चेक करने का एक तो डेरिवेटिव अप्रोच है। अगर फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है, यानी हमारा फंक्शन जो है हमारा ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं है, उस केस में हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर x लेस देन y है तो फॉर ऑल x के लिए f ऑफ x लेस देन f ऑफ y होना चाहिए, अगर इंक्रीजिंग है। हाँ, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए अगर ये कंडीशन है तो एफ एक्स लेस देन एफ वाई होना चाहिए। क्लियर? अगर डिक्रीजिंग है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है, तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक को फिक्स करके दूसरे की करस्पॉन्डिंग देखेंगे, दूसरे को फिक्स करके पहले की करस्पॉन्डिंग देखेंगे, वो जो है इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमको चेक करना है कि CDF है कि नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमको चेक करना है कि कोई CDF दिया है, वो CDF है कि नहीं है। फर्स्ट फंक्शन मैं दे रहा हूं f ऑफ x y, सर फार्मूला, कौन सा फार्मूला, f ऑफ x y इज इक्वल टू, बता रहा हूं यार, रुक जाओ, 0 व्हेन x लेस देन 0, x प्लस y लेस देन 1, y लेस देन 0, 1 अदरवाइज। ये हमको दिया है, इसको हमको चेक करना है ये CDF है कि नहीं है। प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला देखना, चलो देख लो। अगर हमको जो है मान लो चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर? रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी मान लो a इज लेस देन x इज लेस देन b, कॉमा b इज लेस c इज लेस देन y लेस देन इक्वल टू d। इस रीजन की अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए
तो हमने देखा था वन वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी निकालना इजी था। वन वेरिएबल में क्या करते थे बताओ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देते थे, और यहाँ पे अगर हमारा इक्वलिटी का फर्क पड़ता था तो वो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट नेबरहुड लेते थे। लेकिन अगर ये ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल का केस है तो इस रीजन में जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो प्रोबेबिलिटी को लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ, बोलो। अगर इस रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, जल्दी बता दो क्या करना पड़ेगा। एफ ऑफ ए कॉमा सी प्लस एफ ऑफ बी कॉमा डी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा डी माइनस का एफ ऑफ बी कॉमा सी। क्या ये सही है क्या, बोलो। क्या ये जो लिखा है सही लिखा है क्या, जल्दी बता दो, बोलो। क्या ये सही लिखा हुआ है। अब बात आती है क्या, मान लो जो है किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। जैसे हमने वन वेरिएबल में देखा था x इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस करके निकाला था। अब अगर मेरे को ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल में चाहिए तो इसको कैसे देखेंगे। हाँ, अगर ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल में अगर इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कैसे निकालेंगे बताओ। मान लो हमको चाहिए क्या, x इक्वल टू ए कॉमा वाई इक्वल टू बी, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे निकालेंगे, जल्दी बता दो। देखो, अगर हमारा a है, a का जो हमने देखा दो दो पॉइंट होगा, a माइनस बी बी माइनस, ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, एफ ऑफ इक्वेलिटी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कैसे करेंगे, जैसे वन वेरिएबल में करते थे वैसे ही करना। देखो, अगर अगर मेरे को जो है इक्वेलिटी मान लो जो है कुछ ऐसा दे दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी कॉमा सी इज लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू डी। अगर इसका हमको जो है अगर कंटिन्यूअस सीडीएफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा उस पॉइंट पे ए पॉइंट पे अगर डिस्क्रीट बिहेवियर है, जंप डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है, तो उस केस में हमारा जहां जहां ए आया हुआ है वहां वहां ए माइनस कर देना है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं होता, इक्वेलिटी आ गया है तो जहां जहां ए आया है वहां वहां ए माइनस हो जाएगा। यानी एफ ऑफ ए माइनस कॉमा सी प्लस का एफ ऑफ बी कॉमा डी, और क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए माइनस कॉमा डी माइनस का एफ ऑफ बी कॉमा सी। क्लियर है क्या, बोलो। ऐसे बाकी पॉइंट के लिए भी जो है चेंज कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको देखना है कि ये सीडीएफ है कि नहीं है, तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है जरा देखना। हमको बोल रहा है कि x प्लस वाई लेस देन वन, एक्स प्लस वाई लेस देन वन का मतलब क्या है, कुछ ऐसा रीजन, इसके बिलो रीजन। अब बोल रहा है y लेस देन जीरो और x लेस देन जीरो। y लेस देन जीरो x लेस देन जीरो के केस में हमको जो है, यानी इस रीजन में हमको क्या दिया हुआ है बताओ, जीरो दिया हुआ है। क्लियर, इसके अलावा जितने भी रीजन है वहां पे क्या है, ये वन है। क्लियर है क्या, बोलो। क्या ये बात सही है, x लेस देन जीरो वाई लेस देन जीरो एक्स प्लस वाई लेस देन वन, इस रीजन में जीरो है, बाकी रीजन में हमारा क्या है, वन है। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा वन हो जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। क्लियर, बाकी रीजन में हमारा वन है। ऐसा हमको ऐसा हमको फंक्शन दिया हुआ है। अब हमको इसका चेक करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं है। क्लियर, तो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेक करना है तो हमको रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी ही देखना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। क्लियर, क्या ऑलवेज रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है क्या, क्यों। अब बात आती है सर रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी क्यों देख रहे हैं, बाकी बाकी को क्यों नहीं देख रहे। देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकालना चाहता हूँ, मान लो मार्जिनल डेंसिटी मार्जिनल फंक्शन निकालना चाहता हूँ, यानी y को इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। और y को इन्फिनिटी रखना इसका मतलब क्या है, कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। बोलो। ये बोल रहा है कि फॉर ऑल x के लिए हमारा क्या होना चाहिए, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो वन होना चाहिए,
एंड अगर x लेस देन 0 है तो उस केस में हमारा जो है 0 हो रहा है। क्लियर है क्या? बोलो, एग्री करते हो? या फिर ऐसे देखो, अगर मेरे को y इन्फिनिटी टेंड कराना है तो y इन्फिनिटी कहाँ पे टेंड होगा बताओ? इस रीजन में तो y इन्फिनिटी हो ही नहीं पाएगा। एग्री करते हो क्या? इस रीजन में कभी y इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा। तो y इन्फिनिटी ऑलवेज किस में होगा? सेकंड वाले रीजन में, यानी 1 देगा। क्लियर? ऐसा अगर मैं f ऑफ y निकालना चाहता हूँ यानी x को इन्फिनिटी टेंड कराना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको 1 मिल रहा है। क्लियर है क्या? बोलो, क्या ये सही है कि नहीं सही है? हाँ, एग्री करते हो? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? गुरुजी बफरिंग कर रहा है। बफरिंग हो रहा है क्या? बोलो, बफरिंग हो रहा है क्या? हेलो? नहीं हो रहा है, चलो। अब बात आती है, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखना है तो हमको जो है ऐसा जो है रेक्टेंगुलर रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है निगेटिव आ जाए। अगर हमको डिस्कार्ड करना है तो हम लोग जो है ऐसा पॉइंट, ऐसा रेक्टेंगुलर रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो जाए। तो इसको सेलेक्ट करने का मेथड मैंने बताया हुआ है। कुछ पॉइंट जो है ऐसे रीजन से लेना जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है, कुछ पॉइंट जो है दूसरे रीजन से लेना है। हाँ, यही मेथड मैंने बताया हुआ है क्या? बोलो, रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइन करना तो मैं क्या रेक्टेंगुलर रीजन यहाँ पे डिफाइन कर दूं? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? यहाँ पे डिफाइन कर दूं, या फिर मैं रेक्टेंगुलर रीजन अगर मैं इधर डिफाइन करूंगा, किसी एक रीजन में डिफाइन करूंगा तो वहां से कोई मतलब नहीं बनेगा। हमको ऐसा रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइन करना है जहां पे हमारा जो है कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी आए, कुछ हमारा दूसरी वाली वैल्यू भी आए, जिसकी वजह से इसका जो रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी है वो जो है निगेटिव हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल सकते हो। जैसे हमने बोला, क्या मान लो इस रीजन में नहीं सिलेक्ट करना है तो कोई और रीजन में सेलेक्ट कर लो। हाँ, तो ऐसा हमको लेना है कि कुछ अलग रीजन से आए, कुछ अलग रीजन से प्रोबेबिलिटी आए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इस टाइप का हमको रेक्टेंगुलर रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा नॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। मान लो 1/3 इज लेस देन x इज लेस देन 1, कॉमा 1/3 इज लेस देन y लेस देन 1। अगर मैं सिंपल सा ये रीजन लूँ, क्लियर? इसका क्या मतलब है? बोलो, 1/3 से 1 मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा रीजन है। क्लियर? यहाँ पे मैं जो है कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर रीजन ले रहा हूँ। कोई भी ले सकते हो, ऐसा रेक्टेंगुलर रीजन लेना जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाए, निगेटिव दे दे रेक्टेंगुलर रीजन की। क्लियर? बिल्कुल ले सकते हो, बस हमको जो है ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है ना। रेक्टेंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निगेटिव दिखा दिया तो ये हमारा जो है सीडीएफ नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि हमको ये जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो है ये सीडीएफ, मतलब हमको जो है क्या करना है सीडीएफ में हम लोग प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू y क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी रीजन, जैसे वन वेरिएबल में किसी भी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर निगेटिव हो गई तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा। ऐसे ज्वाइंट की बात आएगी तो ज्वाइंट में हम लोग जो है रेक्टेंगुलर रीजन सेलेक्ट करेंगे। ऐसा रेक्टेंगुलर रीजन अगर कोई मिल पा रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो जा रही है तो हम लोग बोलेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, कोई समस्या कोई दिक्कत तो बोल सकते हो। नेक्स्ट। ठीक है, अब बात आती है क्या, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्या मतलब है कि x y अगर हमारा ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है, यानी इसका जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होगी वो कुछ x y टाइप की होगी। क्लियर? अगर हर एक x y पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, एंड ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसका होल रेंज पे यानी x और y के ऑल पॉसिबल वैल्यूज पे अगर मैं सम करूं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर ऐसा जो है ऐसा हमारा कोई फंक्शन मिल रहा है p ऑफ x वाई,
तो मैं इसको बोलूंगा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स कॉमा वाई। क्लियर? अब बात आती है क्या, वन वेरिएबल में भी यही था, एक्स रैंडम वेरिएबल की जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज थी, मान लो x1 x2 वो xn है, तो हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन की जो वैल्यू थी वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए थी, और समीशन पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। क्लियर? अब बात आती है क्या, अगर मेरा ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है, न्यू बैच का क्लास नहीं चल रहा है, मैराथन क्लास चल रहा है। क्लियर? पूरा रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने बोला क्या, मान लो x y जो है रैंडम वेरिएबल है, सच दैट उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का है, कांस्टेंट टाइम 1/2 की पावर x प्लस वाई, x की वैल्यू 1 2 डॉट 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 है, y की वैल्यू 1 2 डॉट 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 है, और हमारा जो x है वो नॉट इक्वल टू y। तो अब हमको चेक करना है, फर्स्ट इसकी k की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड हमको चेक करना क्या x एंड y आर इंडिपेंडेंट। चलो, अगर इसको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, पहले हमको k निकालना है। k निकालना है, k निकालने का क्या मतलब है, बोलो कैसे निकालेंगे k, होल रेंज पे सम करके 1 को इक्वल करके, बोलो यही करना पड़ेगा। अब बात आती कैसे करेंगे, बोलो। तो अगर मैं बात करूं क्या, हमको पता है क्या, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x y की होल रेंज पे इसकी वैल्यू 1 करना है, इसकी वैल्यू 1 करना है। क्लियर? अब जरा एक बात बताना, अगर मैं बात करूं क्या, x इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, 1/2 की पावर x प्लस वाई, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, इसकी वैल्यू क्या आ रही बताओ, अगर मैं इस समीशन की बात करूं, तो मैं इस समीशन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर x 1/2 की पावर y, x इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। क्या ये बात एग्री करते हो क्या, बोलो। जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो समीशन आएगा वो 2 आएगा, ऐसे इसका समीशन सॉल्व करूंगा तो इसका समीशन क्या आएगा, 2 आएगा। क्या ये बात एग्री करते हो, यानी इस समीशन की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। क्या ये बात एग्री करते हो, नहीं करते हो? अब बात आती है कि सर इससे इसका क्या रिलेशन है, इससे इसका इसलिए रिलेशन है क्योंकि हमको ऑल पॉसिबल x y पे नहीं सम करना है, हमको वो x y सेलेक्ट करना जो x नॉट इक्वल टू y है। क्लियर? अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना दिया जाता तो हमको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यही गलती होनी थी। क्लियर? यहाँ पे x नॉट इक्वल टू y का रिस्ट्रिक्शन भी तो है ना। क्लियर? ये पॉइंट हम लोग नहीं ले सकते इस रैंडम वेरिएबल में। क्लियर? क्योंकि हमको जो है 0 दिया जा रहा है जब x इज इक्वल टू वाई हो रहा है, यानी रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 टाइप का रैंडम वेरिएबल वैल्यू नहीं ले रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर? जैसे ही तुम k इक्वल टू 1 लोगे, k इक्वल टू 1/4 लोगे तो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी आ जाएगा, जबकि रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। क्लियर? तो बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। क्लियर? बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक तो तरीका क्या है, x इक्वल टू वाई लाइन हमारा ये है। क्लियर? इस लाइन के अबव के सारे पॉइंट पे सम करो, इस लाइन के बिलो के सारे पॉइंट पे सम करो। अब ये सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क है। क्लियर? ये सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। अब क्या कर सकते हैं बताओ, हमको पता है क्या, अगर इस समीशन की बात करूं 1/2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर y, अगर मैं होल रेंज पे सम कर रहा हूं 1 टू इन्फिनिटी y इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमने देखा 4 है, तो हमने क्या बोला, इस रीजन को मैं जो है दो रीजन में ब्रेक कर सकता हूं। कैसे ब्रेक कर सकता हूं बताओ, जब हमारा x नॉट इक्वल टू वाई है, और हमारा क्या है, वहां पे फिर x इक्वल टू वाई वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लेना है।
ठीक है, क्लियर। हमने बोला x इज इक्वल टू वाई है, क्लियर। इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं क्या? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? जल्दी बता दो, क्या ये बात सही है? बोलो यार, सही है कि नहीं सही है? हम्म। अब जरा देखना, अगर मैं बात करूं क्या, समीशन ऑफ 1/2 की पावर x प्लस वाई वेन x इज इक्वल टू वाई है, क्लियर। तो हमने बोला क्या, x इज इक्वल टू वाई और एक्स वाई की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक जा रही है, क्लियर। तो हमने बोला x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमने बोला 1/2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी बताओ, बोल भी दो। 1/3 आ रही है क्या? जल्दी बता दो। तो हमने देखा क्या, इस डबल समीशन जब x नॉट इक्वल टू वाई है, इसकी जो वैल्यू है प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 4 है। तो 1/3 को मैं राइट साइड भेज सकता हूं क्या? बोलो, राइट साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/3, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 1 यानी 11/3। क्या ये बात सही है क्या? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो नहीं करते हो? जल्दी बता दो, एग्री करते हो? अब मैंने बोला कि अगर ये होल समीशन की वैल्यू 11/3 है, अगर तुम्हें ये चीज पता चल गया तो हमको जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन लगा दो। हाँ, हमको जो है ऑल x नॉट इक्वल टू वाई पे सम करना है, किसको, k टाइम 1/2 की पावर x प्लस वाई को। तो हमने क्या बोला कि k बाहर आ गया और इसका जो सम है वो हमने देखा क्या है 11/3 है। इसको 1 के बराबर करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/11। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, क्या ये बात सही है? कोई समस्या कोई दिक्कत तो बोल सकते हो। हम्म, सही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्लियर। तो हमारा k की वैल्यू 3/11 आ गया। अब बोल रहा x और y इंडिपेंडेंट है क्या? तो बात आती है इंडिपेंडेंस अगर देखना है तो ये देखो x और y जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, क्योंकि हमारा x इक्वल टू वाई जो है वो वैल्यू नहीं ले रहा है, क्लियर। जब हम लोग सम करेंगे इसको जो है इक्वल टू जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालेंगे तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं आएगा, क्लियर। क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है। तो अब बात आती है क्या, ये हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी था। अब अगर मैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मार्जिनल की बात करूं तो हमको पता है कि अगर हमको p ऑफ x y, अगर ये हमारा क्या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो अगर हमको इससे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो हमको जो है अगर px चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, y की ऑल पॉसिबिलिटी पे सम करना पड़ेगा। यस, अगर मेरे को p ऑफ y निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x की रेंज पे सम करना पड़ेगा, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है क्या, अगर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x आ गया है तो इससे हम लोग जो है क्या निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंस है कि नहीं है। अगर हमारा p ऑफ x p ऑफ y का जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अगर इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं फॉर ऑल x y के लिए, तो हम लोग बोलेंगे x एंड y आर इंडिपेंडेंट, क्लियर। अगर नहीं लिख पा रहे तो हमारा डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होगा, क्लियर है क्या? ठीक है। अब बात आती है क्या, जैसे हमको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मार्जिनल मिल गया, जो है हम लोग मार्जिनल का कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर हमको x रैंडम वेरिएबल का चाहिए, क्लियर, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे निकालेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y, क्लियर। और अगर मैं बात करूं क्या, मार्जिनल तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो जो है कंडीशनल आ जाएगा, क्लियर।
तो यानी कंडीशनल निकालने के लिए तुम्हें जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है क्या? अब देखना, ज्वाइंट को मार्जिनल से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो कंडीशनल जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो रेंज होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो कंडीशनल का रेंज होगा वो कंडीशनल का रेंज क्या लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे x गिवन दैट y है, अगर रेंज दोनों इंडिपेंडेंट है तो जो x की रेंज होगी वही कंडीशनल की भी रेंज होगी। लेकिन अगर रेंज हमारा डिपेंडेंट है x और y का, तो इस केस में जो रेंज ऑफ x होगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ x जो होगा x इन टर्म्स ऑफ y रखना है। क्लियर? रेंज जो है कंडीशनल का डिपेंडेंट ही आएगा अगर हमारा रैंडम वेरिएबल डिपेंडेंट है। क्लियर? अगर उसकी रेंज डिपेंडेंट है, यहाँ पे y की जो रेंज होगी वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? इफ रेंज इज डिपेंडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दो। अब बात आती है कि सर इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है, मान लो जो है कोई जो है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू वाई, इक्वल टू कांस्टेंट टाइम 1 अपॉन x फैक्टोरियल y माइनस x फैक्टोरियल 1/2 की पावर y, where x is 0 1 2 dot 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 y and y is 0 1 2 dot 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 infinity। ठीक है, मैंने ये जो है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट पहले तो k निकालना, k की वैल्यू क्या होगी। सेकेंड हमको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट x, सॉरी x गिवन दैट y निकालना है। क्लियर? और हमको जो है एक्सपेक्टेशन x, वेरिएंस x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, ये सारी चीजें निकालनी। क्लियर? और हमको चेक करना है ये इंडिपेंडेंट है क्या, x एंड y आर इंडिपेंडेंट। चलो चेक करो। बताऊं क्या? बोलो, कोई चाहता है बताऊं? अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, पहले रेंज देखो, जो रेंज दिया हुआ है x इक्वल टू 0 से y, यानी इस रीजन में हमको जो है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। हाँ, x एक्सिस जो y इक्वल टू x की लाइन है उसके अबव जो है हमको रीजन दिया हुआ है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर है क्या? बोलो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं x की जो रेंज है, अगर मैं ये वाले रेंज की बात करूं, ये ऑलरेडी जो है x की रेंज दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ y की रेंज 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है। अगर मैं इसका चेंज ऑफ ऑर्डर करूंगा तो चेंज ऑफ ऑर्डर क्या होगा बताओ इसका रेंज का, y इज इक्वल टू
x प्लस वन डॉट डॉट डॉट, चेंज ऑफ ऑर्डर हमारा कुछ इस टाइप से होगा, y इक्वल टू एक्स से इन्फिनिटी तक जाएगा। और इस केस में जो x की वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है, x की जो वैल्यू है वो किस टाइप का है बताओ, बोलो। x की जो वैल्यू है वो किस टाइप का है? अगर मैंने बोल दिया y की वैल्यू x तक जा रही है, क्लियर, y की वैल्यू x से इन्फिनिटी जा रही है, तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है नहीं क्लियर? जल्दी बता दो। x की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अब बात आती है इसको कैसे देखें, इसको कैसे जो है सॉल्व करें। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मेरे को मान लो p ऑफ x चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, y की रेंज पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब दिमाग में आएगा सर y की रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी, क्या इस पे सॉल्व करें? नहीं, y की रेंज इन टर्म्स ऑफ x वाला लगाएंगे। क्लियर? y की रेंज पे सॉल्व करना है वो सही है, लेकिन कांस्टेंट लिमिट पे सॉल्व नहीं होगा अगर रेंज डिपेंडेंट है तो। क्लियर है क्या? 1 अपॉन वाई फैक्टोरियल, 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल वाई माइनस एक्स फैक्टोरियल, और क्या हमारा 1/2 की पावर y। सही है क्या? जल्दी बता दो। अब मेरे को y की रेंज पे सॉल्व करना है। अरे k तो हम लोग जो है मार्जिनल आएगा तो मार्जिनल को भी सॉल्व करके निकाल देंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? अगर मार्जिनल निकाल ही रहे हो तो मार्जिनल से कांस्टेंट इजीली निकल जाएगा। ज्वाइंट समीशन को सॉल्व करके मार्जिनल निकालो, फिर जो है ज्वाइंट समीशन को सॉल्व करके कांस्टेंट निकालो, फिर मार्जिनल निकालो, कोई मतलब नहीं है। क्लियर? दो बार कैलकुलेशन क्यों करना है? क्लियर है क्या? अब मैंने बोला y इक्वल टू एक्स से जो है समीशन करना है। क्लियर? तो क्या ये सॉल्व करना इजी है? बोलो। y इक्वल टू एक्स रखना। अब देखो जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो, पहले जो कांस्टेंट टर्म है 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू के बाहर ले लो। क्लियर? ले ले। अब हमने बोला जैसे ही y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1/2 की पावर x प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ही रखेंगे तो k अपॉन एक्स फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, 1/2 की पावर x बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 0, सॉरी 1, या फिर इसको जो है बाहर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस का 1/1 फैक्टोरियल इंटू 1/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वैसे ही रहा, अपॉन एक्स फैक्टोरियल वैसे ही रहा, 1/2 की पावर x वैसे ही रहा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1/2 का सीरीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। यानी हमने देखा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स जो है आया क्या, k इंटू 1/2 की पावर x इंटू ई की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। और हमने देखा x की यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखना क्या कांस्टेंट हमको निकालने की जरूरत है? हाँ, क्या तुमको कांस्टेंट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है क्या? इसकी वैल्यू को e की पावर -1/2 होना पड़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये पॉइसन 1/2 का पीएमएफ है। हाँ, e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अगर हमारा ये लिखा हुआ है लैम्डा की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू के लिखा है, तो k की वैल्यू क्या होगी, e की पावर माइनस लैम्डा होगी। हाँ, बोलो, एग्री करते हो क्या? यानी k इंटू ई की पावर 1/2 की वैल्यू e की पावर -1/2, यानी k इक्वल टू e की पावर -1। समझ पा रहे हो क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, x का पीएमएफ आ गया। अब मान लो y का भी पीएमएफ हमको निकाल। क्लियर? मान लो y का भी मार्जिनल देखना, y का नोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर y का मार्जिनल लिखना है तो y का जो मार्जिनल होगा x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y तक सम करेंगे। हाँ, x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y, e की पावर -1 ही तो मैं भी लिख रहा हूँ, कुछ और लिखा हूँ क्या?
डायरेक्ट सम करो या फिर डायरेक्ट जो है मार्जिन निकाल के कांस्टेंट निकालो, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा तो कांस्टेंट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे x की जो लिमिट होगी वो इन टर्म्स ऑफ y यानी 0 से y तक सम करना है, किसको, k अपॉन, अब मान लो जो है हम y के फॉर्म में निकाल के फिर k निकालते तो क्या होगा, यही करना पड़ेगा। बोलो क्या ये बात सही है क्या, जल्दी बता दो। तो हमने बोला जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले लो, k अपॉन 2 की पावर y कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया। अब ये जो समीशन हो रहा है डबल फैक्टोरियल पे समीशन हो रहा है, हाँ दोनों में x की वैल्यू लग रही है, एग्री करते हो क्या। तो हमने बोला क्या, इसको सिंपल करने के लिए मैंने बोला y फैक्टोरियल से मैं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो क्या इजी नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y c x बन जाएगा, और x की वैल्यू अगर 0 से y तक सम हो रहा है तो ये हमारा क्या दे देगा बताओ, बोलो 2 की पावर y दे देगा क्या, बोल भी दो यार, ये हमारा क्या बना देगा 2 की पावर y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी k अपॉन में y फैक्टोरियल, अगर y की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 है तो यहाँ पे k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, e की पावर -1, क्यों, क्योंकि ये पॉइसन 1 लिखा हुआ है, हाँ यहाँ से भी कांस्टेंट डायरेक्टली दिख रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। अब जैसे ही हमको जो है मार्जिनल मिल गया दोनों का प्रोडक्ट क्या ज्वाइंट के बराबर है, नहीं है, और वैसे भी रेंज अगर डिपेंडेंट है तो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अब यहां से कंडीशन निकल जाएगा, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकल जाएगा। अब बात आती है क्या, अगर एग्जाम में आएगा तो ये सारे स्टेप फॉलो करने नहीं करने, एग्जाम में आएगा तो क्या करना है बताओ, एक्स फैक्टोरियल वाई माइनस एक्स फैक्टोरियल 1/2 की पावर वाई। देखो x की रेंज क्या है, 0 1 2 डॉट डॉट वाई, y की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब जरा देखना एग्जाम में आएगा तो कैसे देखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यस। x की रेंज हमारा क्या फाइनाइट रेंज है, फाइनाइट रेंज है तो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, बोलो, और हाइपरज्योमेट्रिक हो सकता है। क्लियर। तो ये जो लिखा हुआ है फैक्टोरियल यूनिफॉर्म में तो नहीं आता है ना, बोलो फैक्टोरियल यूनिफॉर्म में तो नहीं आता है, बोलो फैक्टोरियल यूनिफॉर्म में तो नहीं आएगा, बाइनोमियल में आएगा। अगर बाइनोमियल में आ रहा है तो हमारा जो अपर वैल्यू होती है वही फर्स्ट पैरामीटर होता है, यानी x गिवन दैट y हमारा बाइनोमियल बनाएगा विथ पैरामीटर y। अब p क्या है हम बाद में देखेंगे, क्लियर, p क्या है बाद में देखेंगे। अगर x c y जो है बाइनोमियल बना रहा है, x गिवन दैट y, यानी y फैक्टोरियल अपॉन में x फैक्टोरियल, और क्या होगा y माइनस एक्स फैक्टोरियल, यानी y फैक्टोरियल मिसिंग है, तो हमने बोला y फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्लियर, जैसे y फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, अब ये y फैक्टोरियल क्या बनाएगा, पॉइसन बनाएगा। क्लियर, लैम्डा की पावर y तो आ नहीं रहा है, लैम्डा की पावर y नहीं आ रहा है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 है, हाँ बोलो। अगर ये पॉइसन का ऑब्जर्वेशन तुम्हें मिल रहा है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर निकलता कैसे है, लैम्डा की पावर y से निकलता है ना, जिसकी पावर y लिखा हो, हाँ बोलो, जिसकी पावर y लिखा हो, यहां से तुमको आता है y। क्लियर, लेकिन हमने देखा ये 1/2 की पावर y ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है इसमें। क्लियर, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन 1 होना पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी तुम देख सकते हो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा बन रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों प्रोडक्ट से मिलके बना होगा या फिर एक कंडीशनल एक मार्जिनल से मिलके बना होगा, बोलो।
क्या ये बात एग्री करते हो क्या? अब ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं, यानी दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म में तो नहीं लिख सकते क्योंकि रेंज डिपेंडेंट है, तो उसको हमको कंडीशनल के फॉर्म में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल सकते हो, जल्दी बता दो। सही है। जरा एक चीज देखना, अगर हमको ज्वाइंट सीडीएफ दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, किस टाइप का दिया है, 0 when x लेस देन 1 और क्या है हमारा y लेस देन 0, और हमको 1/12 दिया हुआ है जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन y लेस देन 1, और हमको क्या दिया है 1/6 दिया है जब हमारा 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 और 0 इज लेस देन y लेस देन 1, या फिर 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, y अगर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। 1/4 दिया हुआ है जब 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन y लेस देन 1, 1/3 दिया है जब 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5, 0 is less than y less than 1, 2 is less than x is less than 3, 1 is less than y। 5/12 दिया हुआ है जब 5 लेस देन इक्वल टू 6, और क्या दिया है 0 is less than y less than 1। 1/2 दिया हुआ है जब 5 लेस देन x is less than 6, सॉरी x लेस देन x ग्रेटर देन 6, 0 is less than y less than 1, 3 is less than x is less than 4, 1 is less than y। 2/3 दिया हुआ है जब हमारा 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन y। 5/6 दिया हुआ है जब हमारा 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, 1 इज लेस देन y। अरे रुक जाओ यार, 1 सब मिलेगा। ये मैराथन क्लास, इसका क्या मतलब है, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल से जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जितने टाइप के पॉसिबल हैं सब करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ये मैंने ज्वाइंट सीडीएफ दे दिया, ये मैंने क्या दे दिया, ज्वाइंट सीडीएफ दे दिया। अब हमको चाहिए क्या, हमारा एम क्या है, निकालना क्या x एंड y आर इंडिपेंडेंट। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी निकालना है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, कॉमा 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। ए बी सी, सी में क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 गिवन दैट y ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन क्लियर है क्या, जल्दी बता दो, क्वेश्चन क्लियर है, बताओ क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्या दिया है ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ बोलो यार। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत कैलकुलेटिव दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, अगर शांत दिमाग से करोगे तो इजी है। ठीक है, कैसे करेंगे, इंडिपेंडेंस की गारंटी कौन देगा, या तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट में दिखाओ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के, लेकिन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी तो हमको नहीं पता है। हाँ बोलो, मान लो साथ में तुमसे पूछ ले रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बताओ, क्या होगा। क्लियर, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया ज्वाइंट सीडीएफ देखिए, इस टाइप का देखने में इतना बड़ा सा देखने से ही जो है दिमाग में आता है, इसको छोड़ो कौन करेगा। हाँ, तो हमने बोला करना तो इजी रहेगा, कैसे,
पहले तो दिमाग में आना चाहिए मार्जिनल निकालना। मार्जिनल निकालना यानी y को इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। हाँ बोलो, y को इन्फिनिटी टेंड कराना पड़ेगा। तो y को इन्फिनिटी कहाँ कहाँ टेंड करा सकते हैं बताओ, जल्दी बता दो। y को इन्फिनिटी का टेंड कराना है, कहाँ कहाँ करा सकते हैं? एक रीजन यहाँ पे है, 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 एक रीजन यहाँ पे। क्या ये बात सही है क्या? बताओ, क्या ये बात एग्री करते हो? ठीक है, तो हमने बोला जैसे y को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो हमारा क्या मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और 0 मिल रहा है जब x लेस देन 1। क्लियर? 1/6 मिल रहा है जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? देखो 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 और 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, यानी इसको मैं कंबाइन भी लिख सकता हूं, इसको मैं कंबाइन करके 1 से 3 भी लिख सकता हूं। क्या ये बात एग्री करते हो? ठीक है, फिर सेकंड कहां पे इंफिनिटी लग रहा है बताओ? 1/3 आ रहा है जब 2 से 4 तक है। हाँ 1/3 आ रहा है जब क्या है, बोलो क्या है, सॉरी 3 से 5 तक है, 3 से 5 तक है। क्लियर? अब हम देखें तो नेक्स्ट, नेक्स्ट कहां पे इंफिनिटी लगा रहे हैं, जल्दी बता दो। एक मिनट, 2 से 3, कुछ उल्टा लिखा है क्या मैंने, कुछ गलत लिखा है क्या? देख फिर से देखते हैं, आई थिंक कुछ गलत हो गया है। अलग अलग लिखते हैं फिर बाद में कंबाइन कर देंगे। ठीक है, जब y इन्फिनिटी टेंड करा रहे तो 1/6 मिल रहा है। ठीक है 1/6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1/6 कब मिल रहा है, जब हमारा क्या है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, एंड और क्या मिल रहा है जब हमारा क्या है 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 है। हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बाद में कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा y को इन्फिनिटी कहाँ पे टेंड करा रहे हैं, यहाँ पे 1/3 आ रहा है कब, जब 4 से 5 है, 2 से 3 है, 4 से 5 और 2 से 3। बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? ठीक है, अब हमने क्या देखा, यहाँ पे टेंड कराना है 1/2 मिल रहा है जब 6 से बड़ा है, 1/2 मिल रहा है जब हमारा क्या है, बोलो एक मिनट, यहाँ पे y फाइनाइट है, इसमें नहीं टेंड करा सकते। देखो गलती कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्या इन्फिनिटी टेंड करा पाएंगे क्या? जो गलती हो रही है वो देखो गलती कहाँ पे हो रही है। हम y को इन्फिनिटी टेंड कराना चाहते हैं तो वहीं पे टेंड कराएंगे ना जहां पे हमारा जो है क्या हो, इन्फिनिटी पॉसिबल हो। यहाँ पे y फाइनाइट हो रहा है, देख पा रहे हो क्या, y फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी है। क्लियर? दोनों के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी 1/6 है। यहाँ भी y फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, टेंड कराना करा रहे हो तुम। यहाँ भी इनफाइनाइट है और फाइनाइट है, देख पा रहे हो क्या? बोलो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है केवल और केवल इनफाइनाइट रीजन है। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? अब बात आती कि सर कहाँ पे टेंड कराएं फिर। हाँ उसमें तो रीजन हमारा फाइनाइट भी है। हाँ जल्दी बता दो, क्या ये बात एग्री करते हो? तो हमने बोला कि ठीक है, पहले इनफाइनाइट जहां जहां है वो पहले देखते हैं, एंड देन फाइनाइट वाले में देखेंगे जरूरत है क्या। हाँ बोलो, पहले इनफाइनाइट वाले केस में टेंड कराते हैं क्योंकि अदरवाइज हमारा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देखो इसलिए हमारा जो है बहुत सारे रीजन आ रहे थे। ठीक है,
अगर मैं एफ एक्स लिखना चाहता हूं, पहले हमने देखा क्या, जहां जहां इनफाइनाइट है तो हमने देखा कि x 6 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रहा है जब x 6 से बड़ा होगा। क्लियर। और हमने देखा क्या आ रहा है, 5/6 आ रहा है जब 5 से 6 है। क्या ये बात एग्री करते हो? फिर क्या आ रहा है, 4 से 5 के लिए 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है जब 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5। क्लियर है क्या? बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल सकते हो। अब बात आती है, अब उसके ऊपर जो है हमारे जो रीजन है वो फाइनाइट रीजन है। क्लियर है क्या? बोलो। अब जरा देखना ये जो मिला है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है। अभी अगर मैं इस रीजन की प्रोबेबिलिटी देखूं तो हमको जो है 6 पॉइंट पे 1/6 आ रहा है, और अगर 5 पॉइंट पे देखेंगे तो 2/3 माइनस का 5/6 माइनस का 2/3, हाँ, यानी 1/6 जो है 5 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है क्या? बोलो। तो हमने देखा x लेस देन 1 के लिए हमारा 0 है, वो हमने ऑलरेडी देख रखा है, 0 है जब हमारा x लेस देन 1 है। अब बात आती है 1 से 4 के लिए हमको चाहिए, हाँ। अब हमको जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए वो 1 से 4 के लिए चाहिए। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो। अब उस रीजन के लिए अगर हमको चाहिए तो 1 से 4 रीजन के लिए हमको जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन चाहिए, तो कहां से निकालेंगे बताओ? 1 से हमको 4 के लिए चाहिए, कैसे निकालेंगे बताओ? जल्दी बता दो, कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे निकलेगा? अब तीनों रीजन में क्या इन्फिनिटी टेंड कराए? हाँ, बोलो। क्या तीनों रीजन में टेंड कराए? चलो देखते हैं तीनों रीजन में टेंड करा के हो क्या रहा है। देखो 1/6 मिल रहा है जब हमारा क्या है, जब हमारा 2 से 3 है, 1 से 2 है। हाँ, क्या ये सही है? दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आ रहा है बताओ? बोलो। 1/3 आ रहा है जब हमारा 4 से 5, 2 से 3। हाँ, 1/3 जब 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। बोलो। इसको क्यों नहीं ले सकते, बता रहे हैं ना। ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है बताओ? 1/2 दिया है जब हमारा 3 से 4 है, 1/2 दिया जा रहा है जब हमारा 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4। अब जरा एक बात बताना, तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये 2 बार आ रहा है, 2 से 3 के लिए हमारा जो है 2 से 3 के लिए 1/6 भी आ रहा है और 1/3 भी आ रहा है। बात आती कौन सा सही है? हाँ, बोलो कौन सा सही रहेगा बताओ? कौन सा हमारा सही रहेगा? कैसे कैसे निकालोगे बताओ? हाँ, कैसे बोलोगे कि कौन सा वाला सही है? हम्म, जल्दी बताओ। CDF तो सही लिखा है ना? ठीक है। 1/6, 2 is less than x is less than 3, 0 is less than y less than 1, 1 is less than x is less than 2। बताओ कैसे ले? हम्म, और बात आती किसको ले वो सही हो। 4 से 5 के लिए 2 वैल्यू आ रही है, वही 4 से 5 के लिए भी 2 वैल्यू आ रही है। हाँ, 4 से 5 के लिए ऊपर जो है 2/3 और यहाँ पे जो है 1/3 दे रहा है, कौन सा सही रहेगा? हाँ, इसका क्या मतलब है? बोलो, इसका क्या मतलब है? कौन सा सही रहेगा फिर? देखो, अगर बात आती है कि कौन सा सही रहेगा तो हमको क्या पता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर। तो हमको वो लेना है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं, ये हमारा 1 से 2 के लिए 1/6 रहेगा, 2 से 3 के लिए हमारा जो है क्या रहेगा, 1/3 रहेगा, 3 से 4 के लिए 1/2, 4 से 5 के लिए। अब सही है। क्लियर। हमको x करस्पॉन्डिंग fx इंक्रीजिंग होना चाहिए ना। अगर कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है दोनों के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो हमको वो लेना है fx जो हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। अब देखो ये जो डिफाइन किया हुआ है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। देखो जरा, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहेगा,
इसका अगर मैं मार्जिनल निकालूं तो मार्जिनल हमको मिल जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन देगा वो। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? टेंड कराना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x को वो लेना जो एफ एक्स उसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, वो x वो आएगा जो हमारा इंक्रीजिंग बिहेवियर दे। क्लियर, एफ एक्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अगर कंटिन्यूस है, अगर जो है हमारा डिस्क्रीट है, तब भी हमारा वो इंक्रीजिंग रहेगा और जंप के थ्रू इंक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? ऐसे हम लोग एफ वाई निकाल लेंगे, और जैसे एफ एक्स एफ वाई मिलेगा उसकी हेल्प से इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का लेके। क्लियर, अब बात आती है क्या, मान लो किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर, हमको जो है किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मान लो हमको जो है प्रोबेबिलिटी चाहिए 1,0 का। क्लियर, मान लो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 का। अब बात आती है इसको कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? बोलो, अगर इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? जल्दी बता दो, कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे निकालेंगे? बोल भी दो यार, कैसे निकालेंगे? f ऑफ 1,0 माइनस f ऑफ सॉरी f ऑफ 1 माइनस 0 माइनस f ऑफ 1 माइनस 0 माइनस f ऑफ 1,0 माइनस, यही करेंगे क्या? CDF का जो है किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a y इक्वल टू b की अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमको कैसे निकालना होता है? f ऑफ a b माइनस f ऑफ a माइनस b माइनस माइनस f ऑफ a b माइनस f ऑफ a माइनस b, यही होता है क्या? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो क्या? तो अगर मैं 1,0 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, f ऑफ 1,0 कहां पे आ रहा है बताओ? f ऑफ 1,0 हमको कहां पे देगा? इस रीजन में। हाँ, बोलो 1,0 इसी में आ रहा है, यानी 1/12। बोल भी दो यार। अब 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0 हो जाएगा। बोलो, बाकी 0 हो जाएगा। देखो, क्या ये बात एग्री करते हो? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। ऐसे में किसी और पॉइंट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। क्लियर है क्या? बोलो, एग्री करते हो? बताओ। अब जरा देखना, अगर मैं y इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, या x इक्वल टू 1 की तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है। अगर मैं CDF ऑफ y निकालना चाहता हूँ, CDF ऑफ y भी निकाल सकता हूँ क्या? बोलो, CDF ऑफ अगर मैं y निकालना चाहता हूँ तो निकाल सकता हूँ सेम मेथड से, x को इन्फिनिटी टेंड करा के। बोलो, x को इन्फिनिटी टेंड कराना है तो कहाँ पे टेंड कराएंगे, जल्दी बताओ। बोलो, x को अगर इन्फिनिटी टेंड कराना है तो कहाँ पे टेंड कराएंगे? जल्दी बताओ यार। बोलो, कहाँ पे टेंड कराएंगे? x इन्फिनिटी एक यहाँ पे हो रहा है, और कहीं पे x इन्फिनिटी है क्या? हाँ, x इन्फिनिटी और कहीं है, कहाँ पे हो रहा है बताओ? बोलो, x इन्फिनिटी और मुझे नहीं लगता और कहीं पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। एक जगह और डिफाइन किया है, एक जगह और डिफाइन किया है, यहाँ पे दो रीजन में हमारा x इन्फिनिटी है। देख पा रहे हो क्या? यस। तो हमारा क्या आ रहा है बताओ? हमारा क्या आ रहा है? बोलो, एक तो 0 होगा जब हमारा क्या है, y लेस देन 1 है। हाँ, बोलो, y लेस देन 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? y लेस देन 0 के लिए 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? और हमको क्या मिल रहा है बताओ? 1/2 मिल रहा है जब 0 इज लेस देन y लेस देन 1। क्या ये बात एग्री करते हो क्या?
देखो यहाँ पे 0 से 1 वाला लोगे या 1 से बड़ा वाला लोगे? 0 से 1 वाला लोगे ना, क्योंकि अब उसके बाद वाला जो आएगा वो 1 आएगा जब y ग्रेटर देन 1। क्या ये बात एग्री करते हो? यहाँ भी दो दो रीजन था y का, लेकिन हमको कौन सा वाला सेलेक्ट करना, जब 0 से 1 वाला है। समझ पा रहे हो क्या? एग्री करते हो? तो हमने देखा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 है वो हमको 1/2 है, y इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। क्लियर है क्या? अब जरा देखना, x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दोनों का प्रोडक्ट 1/12 आ रहा है। इसके लिए तो ट्रू हो रहा है, तो क्या फॉर ऑल x, y के लिए ट्रू रहेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, वो निकाल के देखना पड़ेगा बाकी x y के लिए। समझ पा रहे हो क्या? क्लियर? अब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y मिल गया है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y मिल गया, तो दोनों का प्रोडक्ट ज्वाइन CDF के बराबर है, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, अगर fx और fy का प्रोडक्ट, अगर हमारा fx fy का प्रोडक्ट ज्वाइन CDF के बराबर है तो इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? हमारा वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे हमने देखा था e की पावर माइनस x ग्रेटर देन 0, 0 अदरवाइज। हमने देखा कि e की पावर माइनस x जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा था ना, बोलो क्या ये सही है? इन्फिनिटी रखने पे इसकी वैल्यू 0 होगी। क्लियर? और अगर मैं 0 से इन्फिनिटी रीजन पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, यानी ये जो एरिया आएगा इसका हमारा एरिया 1 आ रहा था। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे हमारा क्या होगा, ज्वाइंट पीडीएफ की बात करूं तो एक ऐसा फंक्शन f ऑफ x, y जिसको मैं होल रेंज पे इंटीग्रेट करूं, एक्स वाई की होल रेंज पे इंटीग्रेट करूं, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1। इसका क्या मतलब है? हाँ, यानी अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, किसका, बोलो किसका वॉल्यूम निकालूं, ये हमारा डबल इंटीग्रल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा या किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? एक्स वाई जो है वो है ही, जेड जो है 0 से एफ एक्स वाई तक जा रहा है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं बोल रहा हूं क्या, x, y अगर हमारा ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ एफ एक्स वाई है, ठीक है, तो सेम तरीके से हमारा जो एफ एक्स वाई का होल रेंज पे एरिया नहीं होगा, सिंगल सिंगल इंटीग्रल एरिया रिप्रेजेंट करता है, डबल इंटीग्रल जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं क्या कि फर्स्ट डबल इंटीग्रल अगर इसका निकालूं dx dy रीजन पे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, और ये हमारा एफ एक्स वाई जो है हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, तभी उसका जो वॉल्यूम आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? तो अगर मैं बात करूं क्या, इसका मार्जिनल पीडीएफ निकालना चाहता हूं, तो मार्जिनल पीडीएफ क्या होगा बताओ? एफ एक्स इज नथिंग बट होल रेंज पे इंटीग्रेट कर दो वाई के, तो ट्रिपल जी वॉल्यूम को अरे यार, बात तो यही हुआ ना, ट्रिपल इंटीग्रल को डी एक्स डी वाई डी जेड को अगर मैं इंटीग्रेट करूं एक्स वाई जेड रीजन पे, तो ये हमारा वॉल्यूम देता है। और अगर मैं जेड जेड रीजन को मैं डिफाइन कर दूं और मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये हमको क्या देगा, वॉल्यूम ही देगा या चेंज हो जाएगा? हाँ, बोलो एग्री करते हो क्या? अगर मैं डबल इंटीग्रल किसी एफ एक्स वाई का निकाल रहा हूं, वो एक वॉल्यूम देगा उस एफ एक्स वाई से बाउंडेड रीजन का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे जो y की लिमिट लगानी वो इन टर्म्स ऑफ x लगाना, जैसे हम लोग जो है प्रीवियस डिस्क्रीट में कर रहे थे। अगर हमारा रेंज डिपेंडेंट है तो हमको fx निकालना y की रेंज पे इंटीग्रेट करके, और y का जो लिमिट लगेगा वो इन टर्म्स ऑफ x लगेगा। ऐसा अगर मैं f ऑफ y निकालने जाऊंगा तो होल रेंज पे इंटीग्रेट करना है एफ एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू x, और x की जो लिमिट लगेगी वो इन टर्म्स ऑफ y लगेगी। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? और अगर हमारा जो है एफ ऑफ एक्स वाई, अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ के फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई आर इंडिपेंडेंट। क्लियर, अगर डिपेंडेंट है तो वो ज्वाइंट पीडीएफ जो रहा होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब जैसे मैंने दिया क्या, मान लो ज्वाइंट पीडीएफ दिया जा रहा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम e की पावर -1/2 x माइनस वाई का स्क्वायर x belonging to real number y belonging to 0 1। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं क्या, फर्स्ट k की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो x और y आएगा वो इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, क्यों? क्या यहाँ पे x और y इंडिपेंडेंट होगा क्या? जल्दी बता दो, क्या यहाँ पे x और y इंडिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। एग्री करते हो क्या? यहाँ पे भले रेंज डिपेंडेंट रेंज इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो पीडीएफ होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं आएगा। क्लियर, कैसे बात आती है सर, कैसे करें इसको? y हमारा फाइनाइट रेंज पे इंटीग्रेट हो रहा है और x हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट हो रहा है। क्लियर, तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? इंटीग्रेट करने जाओगे क्या? बोलो, क्या इंटीग्रेट करने का दिमाग में आ रहे हो क्या? बोलो, इंटीग्रेट करने का दिमाग में आ रहा है क्या? मत करना, फालतू में फंसे रह जाओगे। क्लियर, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो जरा, ये हमारा कर्नल फंक्शन ऑफ क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, कर्नल फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है y, 1, और ये हमारा कर्नल फंक्शन है यूनिफॉर्म का। क्लियर है क्या? y का लिमिट 0 से 1 है, यानी हमारा y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट है। एफ वाई हमारा कांस्टेंट आ रहा है, यूनिफॉर्म 0 1 है, और ये नॉर्मल y का 1 है। यानी कि जो है यहाँ पे 1/√2 पाई सिग्मा, सिग्मा 1 है तो 1/√2 पाई की जरूरत है। तो k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा बताओ? बोलो, k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 1/√2 पाई। अगर k की वैल्यू 1/√2 पाई दे दूं तो ये हमारा एक जो है क्या हो जाएगा, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? बोलो, देखो, 1/√2 पाई e की पावर -x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा यूनिफॉर्म। क्लियर है क्या? एग्री करते हो नहीं करते हो? समझ में आया? ठीक है, अब बात आती है क्या, मान लो कोई और डिस्ट्रीब्यूशन में दे रहा हूं, एफ एक्स वाई में दे रहा हूं कुछ इस टाइप का। मान लो e की पावर -x माइनस वाई, x ग्रेटर देन y,
y हमारा क्या है 0 से 1 में, ये मैंने दे दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये दे दिया, या y को मैं 0 से 2026 दे दिया और यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया, तो ये एक डेंसिटी फंक्शन होगा, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। देखो यहाँ पे k निकालने का एक मेथड है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, डबल इंटीग्रल सॉल्व करो। दूसरा मेथड क्या है, मार्जिनल निकालो एंड मार्जिनल को पीडीएफ बनाओ। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। अगर तुम डायरेक्ट पहचान पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं x माइनस वाई गिवन दैट y, ये हमारा क्या एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर 1 एंड y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म 0,2026। क्लियर है क्या, एग्री करते हो क्या। x गिवन दैट y एक्सपोनेंशियल नहीं है, मतलब x गिवन दैट y एक्सपोनेंशियल नहीं है, शिफ्टेड जो है कंडीशनल जो है वो एक्सपोनेंशियल है। क्लियर है नहीं क्लियर, यानी k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 1/2026 होना पड़ेगा। ये निकाल के भी दिखा सकता हूं मैं,